वेलकम टू रियल जी के एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वन रक्षक और जेल प्रहरी वैकेंसी में आए हुए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के पूर्व ईयर परीक्षाओं क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और ये सभी प्रश्न आपसे जब 2020 में और 2017 में जब भी वन रक्षक और जेल प्रहरी का पेपर हुआ था उस समय पूछे गए हैं। तो सारे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आपको शेयर भी करना है। तो चलिए देखते हैं हम पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इनको हमने बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन कहाँ से उठा के उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल दिया है। ऑथेंटिक क्वेश्चन है। हर ईयर हर प्रश्न के साथ आपको उस आया हुआ प्रश्न वो वर्ष भी दिखेगा, यानी कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है। चलिए देखते हैं आज का हम पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, जैसे कि देख सकते हैं आप, ये हमारा प्रश्न है और ये वन रक्षक 2017 में आया हुआ है। तो यहाँ पर हमने मेंशन इसको कर रखा है, यानी कि सारे प्रश्न ऑथेंटिक हैं, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। बस आप 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न अच्छे से अटेम्प्ट करें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है हमारा, कौन से पठार की मुख्य उपज तेंदुपत्ता है। तो प्रश्न बोल रहा है कौन सा पठार है जिसकी मुख्य उपज क्या है, तो वो है तेंदुपत्ता। तो पहला ऑप्शन है हमारा बुंदेलखंड, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बघेलखंड, तीसरा ऑप्शन है हमारा मध्य भारत और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा रीवा पन्ना का पठार। क्या हो जाएगा? रीवा पन्ना का पठार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार। तो जो हमारा बुंदेलखंड का पठार है इसमें इसकी मुख्य उपज क्या है? इसकी मुख्य उपज है तेंदुपत्ता। क्या है? तेंदुपत्ता, जो कि बीड़ी उद्योग में बीड़ी बनाने में काम आता है। और दोस्तों अगर जिला पूछे आपसे कि मेन जिला कौन सा है हमारा जो कि तेंदुपत्ता में काफ़ी अग्रणी है, तो वो है हमारा सागर जिला। कौन सा? तो आप इसको भी याद रखें, सागर जिला पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुपत्ते का उत्पादन करता है। कौन सा जिला हमारा? तो वो हो जाएगा सागर जिला। और पूरे पठार की बात करें तो वो है बुंदेलखंड पठार। इस प्रश्न का सही जवाब हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पठार नर्मदा और चंबल के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में दो हमारी मेनली नदी निकलती है। एक जो मध्य प्रदेश की जीवन नदी नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है, और एक कुछ इस प्रकार से इंदौर से निकलती है और फिर राजस्थान सीमा होते हुए यमुना में मिल जाती चंबल नदी। तो प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा पठार नर्मदा और चंबल के मध्य जल विभाजक है। तो पहला ऑप्शन है हमारा बुंदेलखंड का पठार, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा सोन घाटी, तीसरा ऑप्शन है हमारा मालवा का पठार और फोर्थ ऑप्शन है बघेलखंड का पठार। क्या है? बघेलखंड का पठार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा मालवा का पठार। क्या हो जाएगा? मालवा का पठार। क्योंकि दोस्तों जो हमारी नर्मदा नदी है और चंबल नदी, इन दोनों के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन सा करता है? तो करता है मालवा पठार। तो आपने देखा होगा यही मालवा के पठार की लोकेशन है। तो ये दोनों नदियों के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है। किसके? इसके नर्मदा और चंबल के बीच में। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। और दोनों ही प्रश्न हमारे वन रक्षक में जो सेट है इसमें हमने वन रक्षक और जेल प्रहरी दोनों के क्वेश्चन शामिल किए हैं, क्योंकि दोनों का वन रक्षक और जेल प्रहरी दोनों का पेपर एक ही होने वाला है, इसलिए मैंने दोनों एग्जाम के क्वेश्चंस इसमें मर्ज कर दिए हैं। तो ये वन रक्षक और जेल प्रहरी दोनों ही परीक्षाओं के प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और सारे प्रश्न बिल्कुल पीईबी के हिसाब से डिजाइन है। तो आप अंत तक बने रहें, वीडियो को आपको पूरा देखना है और शेयर भी करना है। चलिए अगला देखते हैं हम प्रश्न, शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियाँ किस पर्वतमाला में स्थित है। तो जो हमारा शहडोल जिला है उसकी जो बांधवगढ़ की पहाड़ियाँ हैं वो किस पर्वतमाला में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है हमारा सतपुड़ा पर्वतमाला, दूसरा है नीलगिरी, तीसरा है हमारा विंध्य और फोर्थ हो जाएगा हमारा सह्याद्री। क्या हो जाएगा? सह्याद्री। तो दोस्तों नीलगिरी और सह्याद्री तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत में। बस अब दो ऑप्शन हमारे मेनली बच गए, कौन से? सतपुड़ा और विंध्य। क्या हो जाएगा? सतपुड़ा विंध्य। कभी कभी आप इसे एलिमिनेट करके भी क्वेश्चंस का सही आंसर लगा सकते हैं अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाए तो इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर है विंध्य। कौन सा? विंध्य। तो जो शहडोल जिले की बांधवगढ़ पहाड़ियां वो किस पर्वतमाला में है? तो वो हमारी विंध्याचल पर्वतमाला में। इसमें विंध्याचल पर्वतमाला में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा। और ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि वन रक्षक 2016 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला चंबल संभाग का हिस्सा नहीं है। दोस्तों मध्य प्रदेश में टोटल कितने 10 संभाग है, 52 जिले हैं। तो प्रश्न बोल रहा है कितने 52 तो जिले हो जाएंगे हमारे यहाँ और 10 जिले। तो प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा जिला चंबल संभाग का हिस्सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हमारा भिंड, दूसरा ऑप्शन है दतिया, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा मुरैना और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा श्योपुर। क्या हो जाएगा? श्योपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन दूसरा दतिया। तो दोस्तों हमारा दतिया जिला है वो चंबल संभाग का हिस्सा नहीं है। बाकी चंबल संभाग में 3 ही जिले पड़ते हैं। तो कौन कौन से हैं? भिंड है, मुरैना है और श्योपुर है। तो तीनों चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। और ये प्रश्न आपका जेल प्रहरी 2020 परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि जो हमारा मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 1 नवंबर को, दूसरा ऑप्शन है 1 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1 दिसंबर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1 अक्टूबर। तो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं हम 1 नवंबर के दिन। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। कब? 1 नवंबर 1956 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का
गठन किया गया था। तो आप ये याद रखें, इंपॉर्टेंट डेट है, इसलिए हम उस दिन मध्य प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाते हैं। तो मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर के दिन मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, और ये भी हमारा जेल पीढ़ी 2020 का प्रश्न है। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 ने किस आधार पर राज्यों की अनुशंसा की थी? तो जब हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था, तो इसने राज्य बनाने का जो अनुशंसा है वो किस आधार पर की थी? तो पहला ऑप्शन देखते हैं भाषाई आधार पे, दूसरा है प्रशासनिक आधार पे, तीसरा ऑप्शन है हमारा धार्मिक आधार पे, और फोर्थ ऑप्शन है कि जनसंख्या के आधार पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक आधार पे। तो जो हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग था, उसने दोस्तों उसने ना भारत में जो भी हमारे नए राज्य बने थे उनको जो गठन हो रहा वो किस आधार पर होगा? तो प्रशासनिक आधार पर होगा, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया था, और ऐसे उन्होंने अनुशंसा करी थी कि बाकी भाषाई आधार पर, धार्मिक आधार पर या जनसंख्या के आधार पर किसी भी राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। अगर राज्य का गठन होगा तो वो प्रशासनिक आधार पर ही होगा। फिर भी हमारे भारत में एक ऐसा राज्य है जिसका गठन भाषाई आधार पर हुआ है, और वो है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो राज्य है इसका गठन दोस्तों भाषाई आधार पर हुआ था, बाकी सभी राज्यों का गठन प्रशासनिक आधार पर हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा। और आप ये बिल्कुल याद रखें, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, और ये प्रश्न में आपका जेल पीढ़ी 2017 में पूछा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो थोड़ा ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ऐसा पूछा है कि कौन सा नगर हमारा जो कर्क रेखा है उसके उत्तर दिशा में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है हमारा रीवा शहर, दूसरा है हमारा रतलाम, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा भोपाल, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इंदौर। क्या है? इंदौर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन पहला रीवा। जो हमारा रीवा शहर है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप जो हमारे मध्य प्रदेश से कर्क रेखा निकलती है उसको आप अच्छे से याद कर लें, वो 14 जिलों से निकलती है। साथ ही साथ आपको उसको उत्तर और दक्षिण दोनों ही तरह के शहर भी याद करने, जो मेनली हमारे बड़े शहर का भी प्रश्न ऐसा आ सकता है कि कर्क रेखा के दक्षिण में कौन है, कर्क रेखा के उत्तर में कौन है। तो आप अच्छे से थोड़ा मैप में उसको याद कर लीजिएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 1 रीवा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग से संबंधित कौन सी समिति नहीं है? तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में जिलों बनाने के लिए अलग अलग पुनर्गठन समितियां बनती गई हैं, आयोग बनाए गए हैं। तो प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा पुनर्गठन आयोग है जो कि जिला बनाने से संबंधित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है हमारा श्री कृष्ण समिति, दूसरा है सिंहदेव समिति, तीसरा है हमारा वी.आर. दवे समिति, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है श्री कृष्ण समिति। तो दोस्तों जो श्री कृष्ण समिति थी ये जिला बनाने या जिला पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं है। बाकी सिंहदेव समिति और वी.आर. दवे समिति दोनों ही जिला पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में जब जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तब तब हमारे यहाँ पर क्या होता है, नए जिले बनाए जाते हैं। जैसे कि 1998, फिर आपने देखा होगा 2003 में हमारे यहाँ नए जिले बने, फिर 2008 में बने, 2008 में भी हमारे यहाँ जिला बना गया, फिर 8 से 2013 में आगरमालवा जिला बना, और फिर 2018 में लेटेस्ट जिला हमारा निवाड़ी बना। तो मध्य प्रदेश में जब जब विधानसभा चुनाव होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये भी आपका जेल पीढ़ी 2020 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा पंडित रविशंकर शुक्ल, दूसरा है हमारा शंकर दयाल शर्मा, तीसरा ऑप्शन है भगवंत राव मंडलोई, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा कैलाशनाथ काटजू। तो इसका करेक्ट आंसर है पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ल, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम क्या थे? मुख्यमंत्री थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अच्छा दोस्तों, प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री थे जहां इनके बेटे, इनके पुत्र भी प्रदेश के क्या रह चुके हैं? मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो अगर आपको उनका नाम पता हो तो आप कमेंट करके बताएं कि जो हमारे पंडित रविशंकर शुक्ल थे इनके बेटे भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, यानी कि बाप और बेटे दोनों ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो अगर आपको पुत्र का नाम पता था आप कमेंट में जरूर बताएं, और वो किस क्रम के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे ये भी आप कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल की स्थापना 1723-1724 में किसने की थी? जो हमारा भोपाल शहर है इसकी स्थापना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है हमारा दोस्त मोहम्मद खान ने, दूसरा ऑप्शन है हमीदुल्लाह खान ने, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा मुबारक शाह, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा मंसूर अली। क्या है? मंसूर अली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 दोस्त मोहम्मद खान। तो दोस्तों जो ये दोस्त मोहम्मद खान था इसने भोपाल की स्थापना करी थी कब? 1723-1724 ईस्वी में। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हमारा हो जाएगा। जेल पीढ़ी 2020 में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो दोस्तों आपके मध्य प्रदेश के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी जिले आप याद कर लें, प्रश्न आ सकता है। तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम मुरैना जिला, दूसरा ऑप्शन है हमारा श्योपुर जिला, फिर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा भिंड जिला, और फोर्थ ऑप्शन है कि हमारा ग्वालियर जिला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 मुरैना जिला, जिसको हम सरसों जिला भी बोलते थे क्योंकि यहाँ पर सरसों का काफी ज्यादा उत्पादन होता है। तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो हमारा मुरैना जिला है। आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे। ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2008 में प्रदेश का 50वां जिला बना सिंगरौली किस जिले से पृथक किया गया है? तो जो हमारा
2008 में एक नया जिला बना था, कौन सा? सिंगरौली। तो ये किस जिले से पृथक करके बनाया गया था? तो पहला ऑप्शन है हमारा शहडोल जिले से, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा झाबुआ से, तीसरा ऑप्शन है मंडला से, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सीधी से। कहाँ से? सीधी से। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सीधी से। तो सीधी जिले को काटकर कौन सा नया जिला बनाया गया है? तो हमारा सिंगरौली बनाया गया है, जिसको हम मध्य प्रदेश का क्या बोलते हैं? सिंगापुर भी बोलते हैं। और दोस्तों जो हमारी भारतीय मानक समय रेखा है वो पहले सिंगरौली जिले से, पहले सीधी जिले से निकलती थी। कहाँ से? सीधी से निकलती थी, लेकिन अब ये सिंगरौली जिले से गुजरने लग गई है, क्योंकि सीधी को काटकर ही सिंगरौली बनाया गया है। तो कभी आपसे ऐसा प्रश्न आ जाए कि भारत की मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है, तो आपका सिंगरौली जिला बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आपको सीधी पर क्लिक नहीं करना है, राइट आंसर क्या रहेगा? वो हमारा सिंगरौली रहेगा। बाकी जो प्रश्न है कि 2008 में प्रदेश का 50वां जिला बना सिंगरौली, किस जिले से पृथक करके बनाया गया था? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, सीधी जिले को काटकर नया जिला बनाया गया था। कौन सा? हमारा सिंगरौली। इसको हम मध्य प्रदेश क्या बोलते हैं? तो इसको मध्य प्रदेश की हम ऊर्जा राजधानी भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। और ये आपका प्रश्न जेल परिषद 2017 में पूछा गया था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को किस वर्ष में अलग किया गया? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम 26 जनवरी 2002 को, दूसरा ऑप्शन है हमारा 31 अक्टूबर 2000 को, तीसरा ऑप्शन है हमारा 15 अगस्त 2002 को, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा 5 अक्टूबर 1998 को। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन दूसरा 31 अक्टूबर 2000 को। तो दोस्तों 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों ही मान्य है। तो आप देख लें, अगर ऑप्शन में 31 अक्टूबर 2000 की जगह 1 नवंबर 2000 दे तो वो भी आपका सही है, और 31 अक्टूबर 2000 दिया है तो ये भी आपका सही है। थोड़ा सा आपको ऐसे प्रश्नों में ऑप्शन वाइज देखना है। तो जो हमारा राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था या अलग हुआ था, तो कब हुआ था? 31 अक्टूबर या 1 नवंबर 2000 को हुआ था। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2018 में निर्मित निवाड़ी प्रदेश का कौन सा जिला है? तो दोस्तों मैंने आपको बोला अभी थोड़ी देर पहले ही कि जब जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होते हैं तब तब मध्य प्रदेश में नए जिले बनाए जाते हैं। तो 18 में हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ था, अब 23 में होगा नवंबर महीने में। तो अक्टूबर 2018 में निर्मित निवाड़ी प्रदेश का कितने नंबर का जिला था? तो पहला ऑप्शन देखते हैं 50वां, दूसरा ऑप्शन है हमारा 49वां, तीसरा ऑप्शन है हमारा 51वां, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 52वां। क्या है? 52वां। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 52वां जिला, जो हमारा निवाड़ी था जो कि टीकमगढ़ जिले को काटकर बनाया गया है, तो ये हमारा 52वां जिला था। कौन सा? 52वां जिला निवाड़ी। अगर 51वें जिले की बात करें तो रहेगा हमारा आगर मालवा। कौन सा? आगर मालवा 51वां जिला है जो कि शाजापुर को काटकर बनाया गया है। 50वें जिले की अगर हम बात करें तो वह हमारा सिंगरौली जो कि सीधी जिले से काटकर बनाया गया है। तो ये 50, 51, 52 परीक्षा में पूछ सकते हैं, इनको आप इंपोर्टेंट है याद रखें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, निवाड़ी हमारा कौन सा जिला है? तो निवाड़ी हमारा 52वां जिला है जो कि टीकमगढ़ जिले को काटकर बनाया गया है। इसमें दो मेनली तहसील है, तो निवाड़ी और एक ओरछा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित दो राज्यों का उल्लेख करें। तो कौन से ऐसे दो राज्य जो कि हमारे मध्य प्रदेश के दक्षिण यानी कि साउथ में स्थित हैं? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़ और झारखंड, दूसरा ऑप्शन है हमारा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश नहीं। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है हमारा राजस्थान और उत्तर प्रदेश, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर दक्षिण में हमारा महाराष्ट्र राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य स्थित है। कौन कौन से? तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में एक तो महाराष्ट्र है और एक आंध्र प्रदेश है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। छत्तीसगढ़ और झारखंड दोस्तों हमारे पूर्व दिशा में है, और राजस्थान और उत्तर प्रदेश हमारी उत्तर दिशा या उत्तर पश्चिम दिशा में दोनों राज्य पड़ते हैं। कौन से? राजस्थान और उत्तर प्रदेश। बाकी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ये भी हमारी पूर्व दिशा में पड़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है? दक्षिण दिशा का बोल रहा है, तो दक्षिण दिशा में हमारे महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश पड़ते हैं। और टोटल मध्य प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्य हैं? तो मध्य प्रदेश के टोटल 5 पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। तो अब ये भी याद रखें 5 हमारे पड़ोसी राज्य हैं। और ये आपका प्रश्न जेल परिषद 2017 में पूछा गया था। प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के राजकीय खेल मलखंभ के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो हमारा जो मध्य प्रदेश है इसका स्टेट गेम क्या है? तो वह है हमारा मलखंभ। तो इसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो पहला ऑप्शन है शरद जोशी पुरस्कार, दूसरा है पंडित दीनदयाल पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा ध्यानचंद पुरस्कार, और फोर्थ है हमारा प्रभाष जोशी पुरस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रभाष जोशी पुरस्कार। तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मलखंभ खेल के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो हमारा प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छा, शरद जोशी पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो ये हमारे साहित्य और व्यंग के क्षेत्र में दिया जाता है शरद जोशी पुरस्कार, और प्रभाष जोशी पुरस्कार खेल में दिया जाता है। और खेल का नाम पूछा था हमारा मलखंभ खेल, जो कि हमारा राजकीय खेल भी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता निम्न में से कौन थे? तो पहला ऑप्शन है ए के सिंह, फिर दूसरा ऑप्शन है एम अधिकारी या एम धर्माधिकारी, फिर तीसरा ऑप्शन है हमारा आर के मिश्रा, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन दूसरा एम धर्माधिकारी।
तो दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो वो थे हमारे एम धर्माधिकारी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, बिल्कुल याद रखें। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम महिलाएं, पुरुष वगैरह सब याद कर लें अच्छे से, क्योंकि प्रश्न आ सकता है और ये आपका जेल प्रहरी 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ने प्रथम बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की थी? तो सबसे पहले हमने मानव विकास रिपोर्ट को कब जारी किया था? तो पहला ऑप्शन है वर्ष 1992 में, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 1990 में, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 1995 में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा वर्ष 1998 में। कब? 1998 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन तीसरा, वर्ष 1995 में। तो 1995 में मध्य प्रदेश ने सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट को तैयार किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ये स्थापना है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो हाल ही में मध्य प्रदेश ने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो पहला ऑप्शन है हमारा 64वां, दूसरा ऑप्शन है 65वां, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 66वां और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 67वां। तो दोस्तों इसको अगर हम 2022 के हिसाब से देखें, कब 2022 की दृष्टि से देखें अगर इस प्रश्न को हम, हालांकि ये उस समय करंट अफेयर्स के लिहाज से पूछा गया था, तो 2022 के देखें तो दोस्तों मध्य प्रदेश का 66वां स्थापना दिवस अभी मनाया गया है, यह निकला है। लेकिन अगर हम 2023 की बात करें, 1 नवंबर 2023, तो उस समय मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस रहेगा 67वां। कितना? 67वां। तो आप याद रखें, अगर आपसे प्रश्न 1 नवंबर 2022 के बाद पूछा जाएगा तो करेक्ट आंसर रहेगा 67वां, लेकिन अभी पूछ लें 1-2 महीने में तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 66वां। दोनों ही मैंने आपको प्रोबेबिलिटी बता दी है स्थापना दिवस से संबंधित। अगर 2022 के कंटेक्स्ट में पूछे तो 66वां रहेगा, 2023 में पूछे तो 67वां रहेगा। ठीक है, तो आप दोनों आप देख लें प्रश्न आपसे कब पूछे। हालांकि ऐसे प्रश्न करंट अफेयर्स से पूछ जाते हैं। 2022 में हमारा 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है और 1 नवंबर 2023 को हम अपना 67वां राज्य स्थापना दिवस मनाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है हमारा राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बिहार। क्या है? बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश राज्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हमारा मध्य प्रदेश राज्य है। अच्छा, पहले नंबर पे कौन आता है? तो पहले नंबर पे आता है हमारा राजस्थान। कौन सा? तो अगर एरिया वाइज हम देखें तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है हमारे भारत का, दूसरे नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश आता है। लेकिन दोस्तों अगर हम पॉपुलेशन वाइज, जनसंख्या वाइज देखें तो हमारा देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। तो दोनों प्रश्न हमें क्लियर कर लें। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो करेक्ट आंसर राजस्थान, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो उत्तर प्रदेश। बाकी मध्य प्रदेश का स्थान तो आपको याद रखना ही है, हमारा मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है, राज्यों के व्यापार सुगमता सूचकांक में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो जो भारत के राज्य हैं उनमें राज्य व्यापार सुगमता सूचकांक या राज्यों के व्यापार सुगमता सूचकांक में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है हमारा तीसरा और चौथा ऑप्शन है चौथा। क्या ऑप्शन दिए 1 नंबर के? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 चौथा। तो दोस्तों व्यापार सुगमता सूचकांक में मध्य प्रदेश का 4th रैंक है, चौथा स्थान है। कौन सा? चौथा स्थान है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, बिल्कुल राइट आंसर है। और ये प्रश्न आपसे जेल प्रहरी 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो हमारा मध्य प्रदेश सबसे लॉन्गेस्ट रिवर पूछी है कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है सोन नदी, दूसरा ऑप्शन है बेतवा, फिर तीसरा ऑप्शन है हमारा नर्मदा और फोर्थ ऑप्शन है माही। क्या है? माही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। दोस्तों जिसको हम मां नर्मदा भी बोल देते हैं, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है। तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है हमारी नर्मदा नदी। टोटल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। कितनी? 1312 किलोमीटर इसकी ओवरऑल लंबाई है। और मध्य प्रदेश में पूछे हम तो 1077 किलोमीटर। कितनी? 1077 किलोमीटर। ये थोड़ा माउस से लिखने में नहीं आ रहा है। तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी हो जाएगी हमारी नर्मदा नदी। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है और जेल प्रहरी 2020 में आपसे ये पूछा गया था। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो कौन सी नदी है जो हमारी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो पहला ऑप्शन है हमारा नर्मदा, दूसरा है गोदावरी नदी, तीसरा है कृष्णा नदी और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा कावेरी नदी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों नर्मदा नदी। तो आपको पता होगा कि नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। कहाँ पर गिरती है? ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तीनों ही नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, है ना, ये आप याद रखें, एडिशनल नॉलेज। तो प्रश्न अनुसार हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 1 नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, लाल बाग पैलेस किस नदी के तट पर नहीं, तट है ना, ये फिर से तट कर देते हैं इसको। लाल बाग पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है टोंस नदी, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा केन नदी, तीसरा ऑप्शन है हमारा माही नदी और फोर्थ ऑप्शन है खान या कान नदी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 खान या कान नदी के किनारे या तट पर कौन सा पैलेस है? तो हमारा लाल बाग पैलेस है। अच्छा, किस जिले में पड़ता है? तो हमारे इंदौर जिले में पड़ता है। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और ये आपसे जेल प्रहरी 2020 में प्रश्न पूछा गया था। साथियों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए वन रक्षक, जेल प्रहरी के साथ साथ पटवारी के भी प्रीवियस क्वेश्चंस लगातार लेकर आ रहे हैं। चैनल पर आपको बहुत अच्छा हम कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ साथ बेल आइकन दबाकर आपको चैनल को थोड़ा शेयर भी करना है, क्योंकि हमारा चैनल नया है तो इसकी रीच थोड़ी बढ़े। तो आपका जितने भी एजुकेशन वाले ग्रुप हैं या अपना व्हाट्सअप स्टेटस भी आप लगा सकते हैं, तो आप प्लीज़ यार आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर जरूर कर दें। तो प्रश्न हमारा, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है बेतवा नदी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा, तीसरा ऑप्शन है हमारा शिप्रा और फोर्थ ऑप्शन है चंबल। तो इसका करेक्ट आंसर नर्मदा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जीवन रेखा या जीवनदायिनी नदी हम किसको बोलते हैं? तो नर्मदा को बोलते हैं। किसको? नर्मदा को। क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो हमारी नर्मदा नदी है, इसलिए हम इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश भी बोलते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा नर्मदा। और ये प्रश्न आपका जेल प्रहरी 2018 में पूछा गया था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो कौन सी नदी जो हमारी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो देखते हैं ऑप्शन। पहला है नर्मदा नदी, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी, तीसरा ऑप्शन है गंगा और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा यमुना रिवर या यमुना नदी। तो करेक्ट आंसर है जी इसका नर्मदा नदी। क्योंकि नर्मदा नदी हमारी अमरकंटक से निकलकर ऐसे पूर्व से पश्चिम की ओर बहती, गुजरात में कहाँ पे गिर जाती है? खंबाती खाड़ी में ये गिर जाती है ना। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा नर्मदा नदी। और ये प्रश्न आप देख सकते हैं दो परीक्षा में पूछा है। एमपीपीएससी 2000 में पूछा गया है और जेल प्रहरी 2009 में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न भी रिपीट हो रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश सामान्यकरण के प्रश्न भी रिपीट हो रहे हैं। तो हो सकता है कि प्रश्न आपसे भी 2023 में जो जेल प्रहरी या वन रक्षा का पेपर होने वाला है उसमें पूछ लें। तो इसलिए आप सारे प्रश्नों पर फोकस करें और सारे प्रश्न अटेम्प्ट करने। टोटल हम 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? क्या है प्रश्न कि हमारी कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा नदी, दूसरा है हमारा ताप्ती, तीसरा ऑप्शन है माही नदी और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। तो नर्मदा, ताप्ती और माही तीनों ही नदियां ऐसी नदियां हैं जो कि हमारी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और कहाँ पर गिरती है? पश्चिम में गिरती है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। अच्छा दोस्तों, आप ऑप्शन तीसरा देख रहे हो माही, तो ये एक ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये प्रश्न में पहले परीक्षा में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की या भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 भागों में बांटती है, या 2 बार काटती है, 2 भागों में नहीं, सॉरी 2 बार काटती है। तो उसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा माही नदी। क्या रहेगा? माही नदी, जो कि मेनली धार जिले में बहती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। और माही नदी को लेकर मैंने आपको एडिशनल नॉलेज बता दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देख सकते हैं आप प्रश्न, ये भी 2 परीक्षा में रिपीट हुआ है। एमपीएससी 2016 और जेल प्रहरी 12 में और 15 में। तो आप देख सकते हैं जेल प्रहरी वालों का तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनके लिए, क्योंकि 2 बार इसको पूछ लिया है। चांस से 2023 में भी इसको पूछ लें। तो पहला ऑप्शन है हमारा बेतवा, फिर दूसरा ऑप्शन है पार्वती, तीसरा ऑप्शन नर्मदा और फोर्थ ऑप्शन है हमारा चंबल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों? तो हमारी नर्मदा है। टोटल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। कितनी? 1312 किलोमीटर। लेकिन अगर मध्य प्रदेश का पूछे तो 1077 किलोमीटर। आप इसको याद रखेंगे। उद्गम स्थल कौन सा है? तो है हमारा अमरकंटक। क्या है? अमरकंटक। नर्मदा कुंड अमरकंटक से ही निकलती है। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में रेवा नाम से किस नदी को जाना जाता है? किस नाम से? रेवा नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है चंबल नदी को, दूसरा ऑप्शन है बेतवा नदी को, तीसरा ऑप्शन है हमारा नर्मदा नदी को और फोर्थ है हमारा शिप्रा नदी को। किसको? शिप्रा नदी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। तो दोस्तों नर्मदा को मध्य प्रदेश में हम किस नाम से जानते हैं? रेवा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? रेवा के नाम से। दोस्तों जो हमारे महान कवि थे कालिदास, जिनके सम्मान में उज्जैन में हर वर्ष कालिदास समारोह आयोजित होता है, उन्होंने एक अपना पूरा काव्य लिखा था जिसका नाम था मेघदूतम। क्या था? मेघदूतम। तो उसमें उन्होंने नर्मदा नदी का वर्णन करते हुए एक पूरा खंड बनाया है जिसका नाम है रेवा खंड। क्या है? रेवा खंड। तो दोस्तों मेघदूत जो किताब है उसमें पूरा खंड दिया गया नर्मदा नदी के बारे में, रेवा खंड। तो वहीं से जो हमारी नर्मदा नदी है इसका नाम पड़ा है रेवा। तो मध्य प्रदेश में रेवा नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा नर्मदा नदी को। अच्छा दोस्तों, अब जो हमारा ऑप्शन 4 है शिप्रा, इसको हम ये जो हमारा मालवा है, मालवा की गंगा भी बोलते हैं। किसको हम? शिप्रा नदी को। टोटल लंबाई कितनी इसकी? 195 किलोमीटर है। तो इसको हम मालवा की गंगा भी बोलते हैं। किसको? शिप्रा नदी को। फिर अगर अगला ऑप्शन है हमारा चंबल, तो दोस्तों इसको हम शापित नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शापित नदी बोलते हैं चंबल को। इसका नाम क्या है? प्राचीन नाम चरमावती है। क्या है? चरमावती। और दोस्तों बेतवा, तो बेतवा किनारे बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट सेंटर है, टूरिज्म सेंटर, वो है हमारा ओरछा। क्या है? ओरछा। तो दोस्तों बेतवा नदी किनारे पर ही ओरछा स्थित है। यहाँ पर आपने राजा राम जी का मंदिर और किला भी है, ओरछा महल, साथ साथ यहाँ राफ्टिंग भी की जाती है। तो जैसा कि मेनली हमारे देश में राफ्टिंग ऋषिकेश में गंगा नदी में की जाती है, लेकिन उसके अलावा एक स्थान है हमारे मध्य प्रदेश की बेतवा नदी जहाँ पर राफ्टिंग की जाती है। तो जो हमारा प्रश्न है 16 कि
मध्य प्रदेश में रीवा नाम से किस नदी को जाना जाता है? रेवा नाम से। तो करेक्ट आंसर रहेगा नर्मदा नदी को। तो इस प्रश्न अनुसार हमारा ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है और जेल पीढ़ी 2018 में प्रश्न पूछा गया था। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजा सोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का उत्खनन हुआ है? तो आप याद रखें, ये राजा सोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का उत्खनन हुआ है। तो पहला है हमारा बेतवा नदी, फिर दूसरा ऑप्शन है तवा नदी, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा और फोर्थ है हमारा चंबल। क्या है? चंबल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन तीसरा नर्मदा नदी। अगेन नर्मदा गई मां नर्मदा, मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जो हमारा मध्य प्रदेश है इसमें वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा बैतूल से, दूसरा ऑप्शन है उज्जैन से, तीसरा ऑप्शन है हमारा सिवनी से और फोर्थ ऑप्शन है छिंदवाड़ा से। कहाँ से? छिंदवाड़ा से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो दोस्तों हमारी जो वर्धा नदी है इसका उद्गम बैतूल जिले से होता है। कहाँ से? बैतूल जिले से होता है। अच्छा दोस्तों, बैतूल जिले के मुल्ताई से एक और मध्य प्रदेश की बहुत फेमस नदी है, उसका उद्गम होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन सी नदी है जो बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा बैतूल जिला है कि मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो हमारे बैतूल जिले से होता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश की किस नदी को जीवित इकाई का दर्जा प्राप्त किया गया? दोस्तों जीवित इकाई से मतलब है कि इसको जो हमारे जैसे हम जीवित मनुष्य हैं, जो हमारे पास अधिकार है, सेम अधिकार इस नदी को दिए गए हैं ना, तो इसलिए इसको हमने जीवित इकाई बोला है। तो प्रश्न है कि वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश की किस नदी को जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है हमारा ताप्ती नदी को, दूसरा ऑप्शन है चंबल नदी को, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा और फोर्थ ऑप्शन हमारा बेतवा नदी को। दूसरा करेक्ट आंसर है ऑप्शन तीसरा नर्मदा नदी। तो दोस्तों जो हमारी नर्मदा नदी है इसको 2017 में जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। तो जैसे जिस प्रकार हमारे मनुष्यों के अधिकार होते हैं, इसे नर्मदा नदी के अधिकार है। और दोस्तों ये कारण है कि फिर बाद में एनजीटी ने इस पर रेत खनन के भी ऊपर भी रोक लगा दी थी। तो मध्य प्रदेश में एकमात्र जीवित नदी कौन सी है जिसको जीवित इकाई दिया गया है? वो है हमारी नर्मदा नदी। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस नदी को मधुमती नाम से जाना जाता है? कैसे? मधुमती के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हमारी कोई से भी नदियां हों उसका प्राचीन नाम जरूर याद कर लें, क्योंकि ऐसा प्रश्न लगातार परीक्षाओं में आते हैं कि इस नदी का प्राचीन नाम क्या था। जैसे चंबल, उसको हम पहले चरमावती बोलते थे। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की किस नदी को मधुमती नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है सोन नदी, दूसरा ऑप्शन है समली नदी, तीसरा ऑप्शन है हमारा नेवज नदी और फोर्थ ऑप्शन है महुअर नदी। कौन सी? महुअर नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 महुअर नदी। तो ये जो हमारी महुअर नदी है इसको पहले हम मधुमती नाम से जानते थे। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में किस नदी पर देखा जाता है? तो जो हमारा धुआंधार जलप्रपात है जो कि कहाँ पर है? भेड़ाघाट जबलपुर में। तो ये किस नदी पर देखा जाता है? तो पहला ऑप्शन है ताप्ती, दूसरा ऑप्शन है हमारा बेतवा, तीसरा ऑप्शन है सोन और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नर्मदा। तो करेक्ट आंसर है नर्मदा नदी। तो दोस्तों धुआंधार, कपिल धारा, दूध धारा, ये जितने भी हमारे जलप्रपात हैं सभी नर्मदा नदी पर है, जिसमें से हमारा धुआंधार, कपिल धारा और दूध धारा ये बहुत फेमस है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन 4 नर्मदा नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश में किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सी नदी है जिसको हम स्वर्ण नदी या सोना नदी के नाम से जानते हैं? तो पहला है हमारा ताप्ती नदी को, दूसरा है चंबल नदी को, तीसरा ऑप्शन है हमारा सोन नदी को और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बेतवा नदी को। किसको? बेतवा नदी को। तो इसका करेक्ट आंसर है सोन नदी को। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो हमारी सोन नदी है इसको हम स्वर्ण नदी के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पारसडोह बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो जो हमारा पारसडोह बांध है ये किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो पहला ऑप्शन नर्मदा, दूसरा है ताप्ती, तीसरा ऑप्शन है शक्कर नदी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कालीभीत नदी। क्या है? कालीभीत नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा ताप्ती नदी। तो जो हमारी ताप्ती नदी है यहाँ पर पारसडोह बांध का निर्माण किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों ये प्रश्न दो परीक्षा में पूछा गया, जेल पीढ़ी 2020 में भी और आबकारी आरक्षक 2012 में भी। हालांकि वर्तमान में आबकारी आरक्षक के पेपर चल रहे हैं। तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो पहला ऑप्शन है धार की पहाड़ियों से, फिर दूसरा ऑप्शन हमारा महू के निकट जैनापाव पहाड़ी से, तीसरा ऑप्शन है हमारा कांकरी बर्डी इंदौर से और फोर्थ ऑप्शन है रतलाम के पास से। तो इसका करेक्ट आंसर है महू के निकट जैनापाव पहाड़ी से हमारी कौन सी नदी निकलती है? तो निकलती है चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। दोस्तों अगर एग्जैक्ट पॉइंट की बात करें तो वो है बांगचू पॉइंट। आप ये भी याद रखें, प्रश्न आ सकता है, ये थोड़ा लिखने में नहीं आएगा। बांगचू पॉइंट, जो हमारा बांगचू पॉइंट है वहां से हमारी कौन सी नदी निकलती है? ये मैंने थोड़ा लिख दिया बांगचू पॉइंट,
थोड़ा लिखने में नहीं आ रहा है। तो जो हमारा बांगचू पॉइंट है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो हमारे महू के निकट जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में रनेह झरना या रनेह वाटरफॉल किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है बेतवा और केन नदी, दूसरा ऑप्शन है केन और खद्दर नदी, तीसरा ऑप्शन है हमारा चंबल और सिंध नदी, और फोर्थ है सिंध और केन नदी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन दूसरा केन और खद्दर नदी। तो दोस्तों जो हमारा रनेह वाटरफॉल है, रनेह झरना, ये किन दो नदियों द्वारा बनाया जाता है? तो ये हमारी केन और खद्दर नदियों के द्वारा बनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में क्योटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कौन सा क्योटी या क्योटी जो जलप्रपात है हमारा क्योटी वाटरफॉल, ये किस नदी पर है? तो पहला ऑप्शन है हमारी शिप्रा नदी, दूसरा ऑप्शन है चंबल नदी, तीसरा ऑप्शन है हमारा महाना नदी, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा केन नदी। क्या है फोर्थ ऑप्शन? केन नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा महाना नदी। तो जो हमारे मध्य प्रदेश में महाना नदी है, यहाँ पर क्योटी जलप्रपात स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में उद्गमित होने वाली धसान नदी किसकी सहायक नदी है? तो जो हमारी धसान नदी है ये किसकी सहायक है? तो पहला है बेतवा नदी की, दूसरा है केन नदी, तीसरा ऑप्शन है चंबल नदी, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा पार्वती नदी। क्या है? पार्वती नदी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन एक बेतवा नदी। तो जो हमारी धसान है ये किसकी सहायक है? तो ये बेतवा नदी की सहायक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। तो दोस्तों हमारी बेतवा मेन रिवर है और उसकी सहायक नदी कौन सी? वो है धसान, यानी कि बेतवा बड़ी नदी है और धसान छोटी नदी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन एक बेतवा, और ये आपका जेल परीक्षा 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में बहती है? तो कौन सी नदी जो हमारे मध्य प्रदेश में बहती है? तो पहला ऑप्शन है शिप्रा नदी, दूसरा है पेंच नदी, तीसरा ऑप्शन है तवा नदी, और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर भी उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में तवा, पेंच, शिप्रा आदि सभी नदियां मध्य प्रदेश में बहती है। काली सिंध, छोटी काली सिंध, वैसे मध्य प्रदेश में काफ़ी सारी नदियाँ बहती है, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका ही बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश का जैसे हृदय प्रदेश, बाघ प्रदेश इसे हम बोलते हैं ना, तो इसका एक और एक नाम भी है नदियों का मायका, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन मेनली दो बड़ी नदियों की बात करें तो वो है चंबल और नर्मदा। साथ साथ दोस्तों केन, बेतवा वगैरह भी अच्छी खासी नदियाँ हैं, इनमें 12 महीने पानी उपलब्ध रहता है। बाकी बरसाती नदियाँ तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, पारसोली कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? पारसोली या परसोली, तो ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है काली सिंध, पहला ऑप्शन है हमारा काली सिंध, दूसरा ऑप्शन है बेतवा। क्या है? बेतवा। तीसरा ऑप्शन है हमारा बनास, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा माही। क्या है? माही। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं हम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा बनास। तो जो पारसोली दोस्तों किस नदी किनारे पर स्थित है? तो हमारी बनास के किनारे पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, सॉरी ऑप्शन तीसरा बनास बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की निम्न नदियों में से भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी कौन सी है जो देश के अंदर बहती है? प्रश्न क्या बोल रहा है कि मध्य प्रदेश की निम्न नदियों में से भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी कौन सी है जो देश के अंदर बहती है? तो पहला ऑप्शन है हमारी बेतवा नदी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा, तीसरा ऑप्शन है हमारा गोदावरी, और फोर्थ है हमारा माही। क्या है? माही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा नर्मदा नदी। तो दोस्तों नर्मदा नदी हमारे देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है जो कि देश के अंदर ही बहती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा नर्मदा नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, महू शहर किस नदी के स्रोत के निकट स्थित है? तो जो हमारा महू शहर है उसके निकट से कौन सी मेन नदी निकलती है हमारी मुख्य नदी? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम चंबल नदी, दूसरा है नर्मदा नदी, तीसरा ऑप्शन है हमारा शिप्रा नदी, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सोन नदी। तो इसका करेक्ट आंसर है चंबल नदी। तो दोस्तों इंदौर के निकट या महू के निकट जाना पाओगे, पहाड़ से निकलती है हमारी चंबल नदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चंबल की सहायक नदी है? तो पहला है हमारा ऑप्शन जमनी नदी, दूसरा है कूनो नदी, तीसरा ऑप्शन है हलाली नदी, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा केन नदी। क्या है? केन नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा कूनो नदी। कौन सी? दोस्तों ये वही कूनो नदी है जहां पर अभी एशियाई चीते लाए गए हैं, सॉरी अफ्रीकन चीते लाए गए हैं, पालपुर कूनो वाली। तो निम्नलिखित में से कौन सी चंबल की सहायक नदी है? तो करेक्ट आंसर रहेगा कूनो। कभी उस पर सेपरेट चर्चा करेंगे हम कूनो पालपुर पे, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अरब सागर में मिलती है? तो पहला ऑप्शन है हमारा सिंध, दूसरा है पेंच, तीसरा है बेतवा, और फोर्थ है हमारा तापी या ताप्ती। क्या है? ताप्ती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ताप्ती। तो मध्य प्रदेश की मेनली 3 नदियां हैं, ताप्ती, माही और नर्मदा, जो कि हमारे अरब सागर में गिरती हैं। बाकी सिंध, पेंच और बेतवा ये यमुना नदी की सहायक नदियां हो जाती हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 4 ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है,
कौन सी नदी मड़ई वन के मध्य में बहती है? तो कौन सी नदी जो हमारा मड़ई वन है उसके मध्य में बहती है? तो पहला ऑप्शन है बेतवा नदी, दूसरा ऑप्शन है केन नदी, तीसरा ऑप्शन है तवा नदी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा मनिहार नदी। कौन सी? मनिहार नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा तवा नदी। तो जो हमारी तवा नदी है वो मड़ई वन के मध्य से गुजरती है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले से चंबल नदी का उद्गम होता है? तो पहला है हमारा विदिशा जिला, दूसरा ऑप्शन है इंदौर जिला, तीसरा ऑप्शन है अनूपपुर जिला और फोर्थ है हमारा रायसेन जिला। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों इंदौर जिला। इंदौर जिले की महू तहसील से दोस्तों हमारी कौन सी नदी निकलती है? तो निकलती है हमारी चंबल नदी, जिसका प्राचीन नाम चरमावती है और इसको हम श्रापित नदी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में राजघाट बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है बेतवा नदी, दूसरा ऑप्शन है हमारा तवा नदी, तीसरा ऑप्शन है चंबल और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सोन। क्या है? सोन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन एक बेतवा नदी। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर जो राजघाट बांध है वो हमारी बेतवा नदी पर निर्मित किया गया है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। और दोस्तों वीडियो हमारा यहीं तक था, यह आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ साथ ये बताएं कि आप वीडियो हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको जरूर बताना है कमेंट करके कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हो तो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।